MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास। और आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर अब आपको बता रहा हूं। योगी का ऑपरेशन 6 शुरू हो चुका है और टारगेट बिल्कुल फिक्स है दर्शकों। ये टारगेट कौन है आपको बताऊंगा, ऑपरेशन 6 क्या है और ओवैसी का प्लान 17 क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं, यूपी में अपराधी बाबा के नाम से कांपते हैं और यही बात योगी आदित्यनाथ ने बिहार में स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। आज रैली कर रहे थे, उन्होंने बताया कि जैसा यूपी में ऑपरेशन चलाया जा रहा है वैसा ही बिहार में ऑपरेशन चलाया जाएगा। देखा दर्शकों आपने, योगी की रैली में बुलडोजर पहुंच रहे हैं और लोग यहां पर योगी योगी के नारे लगा रहे हैं। आपको ऑपरेशन 6 के बारे में बताऊं, इधर ओवैसी ने प्लान 17 शुरू कर दिया है, जो योगी आदित्यनाथ को रोकना चाहते हैं क्योंकि योगी के टारगेट पर उसामा और असद उद्दीन ओवैसी हैं। याद रखिए, डरना नहीं है बीजेपी से। जमहूरियत है, ये चंपारण की सरजमीन है। जुल्म करने वाले अंग्रेजों को हमारे बुजुर्गों ने मार मार कर भगा दिया था। अंग्रेजों की आबादी 3% है और हमारा उप मुख्यमंत्री होगा। अब मैं आपको बताता हूं, एक तरफ आरजेडी में माफियाओं के परिवार वालों को टिकट दिया है, यही है उसामा। शाहबुद्दीन माफिया था, उसका बेटा है और इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ जो लोग माफिया के परिवार से आते हैं, सफेद पोश बन जाते हैं, उनको टारगेट किया और आज अपने बयान में बता दिया। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ ने बिहार से क्या ऐलान किया है। आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति 0 टॉलरेंस। अब ये देखिए आप, योगी आदित्यनाथ ने कहा और इधर काम शुरू हो चुका है, यही है ऑपरेशन 6। आज पहली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, गैंगस्टर को कैसे योगी आदित्यनाथ और योगी फोर्स 0 टॉलरेंस के तहत एक एक करके पहले संदेह के आधार पर चुनौती दे रहे थे जो गैंगस्टर, उनको सबक सिखाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, मेरठ और उत्तर प्रदेश के बाद आपको तस्वीर दिखाता हूं, ये आप देखिए ऑपरेशन 6 की दूसरी तस्वीर। 2 बदमाशों को गोली मारी गई है यहां पर, ये भी कानून को चुनौती दे रहे थे। बिहार के बुलडोजर के साथ बाबा की एंट्री होते ही बहुत से नेता काबा काबा करने लगे। योगी ने शाहबुद्दीन के गढ़ में बुलडोजर की मानिंद ऐसी दहाड़ भरी कि माफिया राज को मौत का मंजर याद आ गया। एनडीए की, बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हमने कहा था ना, माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना। माफिया
और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। यानी बिहार में ऑपरेशन 6 एक्टिव होते ही योगी का टारगेट फिक्स हो गया है। योगी ने जैसे ही फतीहा पढ़ने का जिक्र किया, भाईजान को बचाने ओवैसी कूद गए। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दिया। ना अब्दुल सीएम बनेगा, ना माफिया राज बचेगा, क्योंकि बिहार में अब बाबा का बुलडोजर चलेगा। फिर चाहे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो या फिर पॉलिटिकल क्रिमिनल, योगी मॉडल ही सबका एक हल। इसलिए हम कह रहे हैं दर्शक, सबका एक हल योगी मॉडल, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपनी सभा में इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कैसे योगी आदित्यनाथ ने आज जंगल राज, माफिया राज पर सीधा हमला बोला है। ये आप देख रहे हैं, योगी के ऑपरेशन 6 ने ओवैसी और तेजस्वी की बेचैनी को बढ़ा दिया है, क्योंकि यूपी में अपराध मुक्त बिहार का न्यू मॉडल पेश किया है योगी आदित्यनाथ ने। और योगी ने उनके टारगेट पर सीधे बिहार के बड़े बड़े अपराधी और माफिया थे। आज सीवान में एक रैली के दौरान योगी ने ऑपरेशन 6 का जिक्र भी किया है। शहाबुद्दीन के गढ़ में योगी का यह मैसेज अपराधियों का काल बनने वाला है, क्योंकि इसी मॉडल पर योगी फोर्स ने यूपी में आज 6 एनकाउंटर किए हैं। यूपी में 7 बदमाशों को गोली मारकर उन्हें लंगड़ा बनाया गया है, यानी सबसे पहले बदमाश राज को खत्म किया। और योगी ने इसी मॉडल से बिहार को अपराध मुक्त बनाने का मंत्र भी दिया है। योगी के टारगेट पर माफिया शहाबुद्दीन का बेटा था, यानी माफिया राज से मुक्ति, क्योंकि ओसामा को आरजेडी ने अपनी पार्टी से कैंडिडेट बनाया है। और योगी ने कहा कि बिहार में जंगल राज की वापसी का रास्ता रोकेंगे, यानी सीधे जंगल राज भी टारगेट पर है। माफिया राज को जिंदा करने वाली ताकतों को जड़ से खत्म कर देंगे, योगी आदित्यनाथ ने कहा। बिहार में अराजकता फैलाने वालों का यूपी मॉडल से इलाज किया जाएगा। हालांकि ओवैसी को योगी का यह प्लान रास नहीं आ रहा है, क्योंकि योगी के टारगेट पर माफिया शहाबुद्दीन का लाडला ओसामा है। लिहाजा ओवैसी ने बिहार में अपना ही प्लान बता दिया है और सीएम बनाने का, मुस्लिम सीएम का प्लान रख दिया है। मुस्लिम सीएम होगा तो जाहिर सी बात है योगी मॉडल लागू नहीं होगा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि सीधे योगी आदित्यनाथ ने अपना प्लान बताया तो असदुद्दीन ओवैसी भी सामने आ गए। सुनिए जरा। को पनपने नहीं देना है, ये अपराधी फिर से जीवित न होने पाए। ये कांग्रेस को, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों को शोभा दे सकता है कि वे किसी पेशेवर अपराधी और माफिया को गले लगा करके किसी बाबर और किसी औरंगजेब की मजार में जाकर के सजदा पड़े, लेकिन यहां किसी सच्चे भारतीय को शोभा नहीं देता है। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दिया। जो 17% है उनको क्या दिया? उनको लॉलीपॉप दिया और बोला के बेटा चूसते रहना, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं असदुद्दीन ओवैसी का पूरा प्लान क्या है। यह प्लान 17 है, 17 से 18% मुस्लिम वोटर, और सीधे वो अटैक करके यही बताना चाहते हैं कि उनका फोकस मुस्लिम वोटर्स पर है और वो मुस्लिम को सीएम बनाना चाहते हैं। लेकिन अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों। इधर बिहार में भी अपराध हुआ है और यह कहा जा रहा है कि आरजेडी अगर आ गई तो और ज्यादा अपराध बढ़ जाएगा, जंगल राज हो जाएगा। इसी को लेकर अपराध मुक्त बिहार का योगी आदित्यनाथ ने नाम दिया है। अगली तस्वीर में आपको बताता हूं, वो ही यूपी में हो रहा है। ये आप देखिए, ऑपरेशन 6 में आपको दिखा रहा हूं, फुल फ्रेम दिखाइए। सबसे पहले एनकाउंटर नंबर 1, एनकाउंटर नंबर 2 और एनकाउंटर नंबर 3 आपके सामने है, जहां अपराधी माफी मांग रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, 6 के बाद 4, 5, 6, 3 के बाद, माफ कीजिएगा, यानी 3 एनकाउंटर के बाद 3 और एनकाउंटर। यही है योगी का ऑपरेशन 6। यानी लगातार अगर अपराधी कानून को चुनौती देंगे तो फिर वो अपने पैरों पर चलने लायक नहीं रहेंगे। सर मुझसे गलती हो गई, आज के बाद नहीं होने की। ठीक है सर। देख लिया दर्शकों आप, लेकिन आखिर
जो यूपी में हो रहा है वो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, और वो कितना जरूरी है, आइए जरा मैं आपको विस्तार से समझाता हूं कि आखिर योगी आदित्यनाथ यूपी मॉडल की बात क्यों करते हैं। बिहार में संगठित अपराध एक बड़ी समस्या है दर्शकों। 20 साल से बिहार में 60,000 के करीब हत्याएं हुई हैं, 34,000 लूट और 10,000 डकैती की घटनाएं पिछले 20 सालों में हुई हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद संगठित अपराध का सफाया जारी है। 8 साल में यूपी पुलिस ने 15,000 से ज्यादा एनकाउंटर कर दिए हैं और इन एनकाउंटर में योगी फोर्स ने 256 के करीब अपराधी मार गिराए। इसी का जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया, जबकि बिहार में 2017 से 2024 तक सिर्फ 29 अपराधी मारे गए, जबकि 2025 में महज 9 से 10 एनकाउंटर बिहार पुलिस ने किए, जबकि यूपी में एक दिन में ही 8 से 9 एनकाउंटर का रिकॉर्ड है। योगी ने बिहार में यूपी के इसी अपराध मुक्त मॉडल को पेश किया है और योगी के इस मॉडल को ऑपरेशन 6 इसीलिए नाम दिया गया है, क्योंकि बिहार में जब योगी बोल रहे थे तब यूपी में 6 एनकाउंटर हुए दर्शकों, जो हमने आपको बताया। वैसे भी बिहार में अपराधी सियासत में पनाह लेकर बच जाते हैं, रंगदारी दिखाते हैं और 2025 में बिहार में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले 423 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं दर्शकों। आप सोचिए बस, 32 प्रत्याशियों पर तो हत्या का केस है, 86 पर हाफ मर्डर का आरोप लगा है। पहले चरण में आरजेडी के 76% आरोपी क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं दर्शकों, जबकि यूपी में अतीक मुख्तार जैसे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेता मिट्टी में मिला दिए गए हैं। और योगी का प्लान बिहार, जहां अपराध के खिलाफ ऐसा ही ऑपरेशन चलाया जाए। और इसको लेकर आज योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कैसे माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलता है। आप खुद सुनिए। तो एनडीए की बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके भी दिखाती है। हमने कहा था ना माफिया राज का अंत करेंगे, हो गया ना माफिया। और मुझे अच्छा लगा आपने बुलडोजर भी खड़ा कर दिया है माफिया के लिए। उत्तर प्रदेश में तो ये ऐसे दौड़ता है माफिया की छाती में कि फिर सपा और उसके पार्टनर्स को केवल और केवल उसके यहां फतिया पढ़ने का ही अवसर मिलता है, बाकी कोई अवसर ही नहीं मिलता है। अब सुन लिया आपने, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलता है, लेकिन इसके बाद कैसे असद उद्दीन ओवैसी बौखला रहे हैं, आप खुद सुनिए। मगर हमारा एक ही ख्वाब है कि हम इस दुनिया से जाने से पहले देखना चाहती हैं कि भारत की जमहूरियत और मजबूत हो, और मजबूत ऐसे होगी जब यहां पर अल्पसंख्यक समाज को उनकी अपनी सियासी लीडरशिप होगी। आपको अपने ओर से अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना है। सुन लिया दर्शकों आप, कैसे असद उद्दीन ओवैसी ने अपनी आखिरी ख्वाहिश बता दी। लेकिन दर्शकों ये यहां पर खत्म नहीं हुआ है, कैसे मुसलमानों को साधा जा रहा है वो पश्चिम बंगाल में भी मैं आपको दिखाता हूं, और जम्मू कश्मीर भी इसके बाद लेकर चलूंगा जहां हिंदू बोलना अपराध हो गया है। आप सोचिए इस देश में ऐसा हो रहा है, लेकिन कैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता धमका रहे हैं, पहले आपको वो दिखाता हूं। तस्वीर दिखाइए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया लागू की जाएगी, यानी वोटर्स का शुद्धिकरण होगा, घुसपैठियों को भगाया जाएगा, लेकिन उसे लेकर अब विरोध होने लगा है। सुनिए जरा कैसे विरोध हो रहा है। घुसपैठियों को बाहर भगाना है, लेकिन लोग यहां रैली निकाल रहे हैं। और ममता के विधायक हैं, टीएमसी के विधायक, वो कह रहे हैं कि अगर यहां पर एसआईआर सीए हुआ तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को जला देंगे। सुनिए जरा आप। আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা বিজেপিকে ধরে ধরে আগুন জ্বালিয়ে দেবো। আমরা কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত একটাই নিয়েছি, আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা বিজেপিকে ধরে ধরে আগুন জ্বালিয়ে দেবো। আমরা কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত একটাই নিয়েছি, আমরা কিন্তু बीजेपी कार्यकर्ताओं को आग लगा देंगे। अब एक और आ गए, ये कलकत्ता के मेयर हैं और ये कह रहे हैं कि सबकी टांगे तोड़ दी जाएंगी अगर ऐसा कुछ हुआ, चाहे चुनाव आयोग हो या फिर बीजेपी। इसका सीए, इसका खिलाफ हम लोग
करेंगे, दरकार होने से उनका पांव तोड़ दिया जाएगा। इसका सीए, इसका खिलाफ हम लोग करेंगे, दरकार होने से उनका पांव। अब दर्शकों, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मैं आपको सबूत दिखाता हूं और ये एक्सक्लूसिव विजुअल दिखा रहा हूं मैं आपको। ये देखिए आप, ये वोटर आईडी कार्ड, एक दो नहीं है, 10,000 इनकी संख्या बताई और इस थैली में सिर्फ और सिर्फ वोटर आईडी कार्ड है। आप सोचिए, बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले 10,000 वोटर आईडी कार्ड सिर्फ एक आदमी के पास मिले हैं जो कई सवाल खड़े करते हैं। और आज कैसे बंगाल में लगातार हिंदुओं को टारगेट पर लिया जा रहा है, उसकी तस्वीर भी सामने आई। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता है, उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया है। बताया जा रहा है कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए टीएमसी के कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं। প্রত্যেকটা বিজেপিকে ধরে ধরে আগুন জ্বালিয়ে দেবো আমরা, কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত একটাই নিয়েছি। इसका सीए, इसका खिलाफ हम लोग करेंगे, दरकार होने से उनका पांव तोड़ दिया जाएगा। एसआईआर का नाम सुनते ही अब्दुल ब्रिगेड को सांप सूंघ गया है, तो टीएमसी का चेहरा बेनकाब हो गया और ममता के नेता घुसपैठियों को बचाने के लिए मारने, काटने और जिंदा जलाने पर धमकी देने लगे। इसका सीए, इसका खिलाफ हम लोग करेंगे, दरकार होने से उनका पांव तोड़ दिया जाएगा। यानी अब्दुल के लिए बंगाल जला देंगी दीदी, लेकिन जम्मू में हिंदू बोलना अब अपराध हो गया है। यही अपराध जब बीजेपी विधायक ने विधानसभा में किया तो अब्दुल ब्रिगेड एक साथ चीख उठी। जा रही है, ये हाउस का सवाल है सर, हम इसमें पार्टी नहीं बनेंगे। यानी 2 स्टेट 2 एजेंडे, लेकिन दोनों ही जगह टारगेट पर हिंदू। लेकिन आखिर क्यों और किसके इशारे पर, विस्तार से बताएंगे, बस देखते जाइए। अब दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं कैसे एसआईआर को लेकर टीएमसी ने पहले ही तैयारी कर ली है। क्या ममता दीदी घुसपैठियों को बचा रही हैं? क्योंकि बंगाल में एसआईआर को लेकर बवाल शुरू हो गया है दर्शकों। टीएमसी के नेता चुनाव आयोग और बीजेपी को खुली धमकी दे रहे हैं। टीएमसी के नेता ने एसआईआर लागू करने पर बीजेपी को धमकी दे दी है दर्शकों। एसआईआर लागू हुआ तो एक एक बीजेपी वाले को आग लगा देंगे, सोचिए जरा। वहीं कोलकाता के मेयर ने भी चुनाव आयोग को धमकी दे दी है सीधे। मेयर फरहाद ने कहा कि एसआईआर बंगाल में सीएए से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एसआईआर लागू करने की कोशिश की तो मैं उन लोगों की टांगे तोड़ दूंगा। और टीएमसी के नेता खुलेआम एसआईआर के नाम पर पब्लिक को भड़का भी रहे हैं दर्शकों। एसआईआर का खौफ इस कदर है कि ममता के 10 डीएम उन्होंने पहले ही बदल दिया, अलग अलग जिलों में ट्रांसफर कर दिया और बंगाल में अब तक 500 से ज्यादा अफसरों के तबादले किए जा चुके हैं। खबर आपको बता दूं, टीएमसी ने धमकी दी है कि एक भी वोटर का नाम छूटा तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। सवाल यह कि टीएमसी को एसआईआर की प्रक्रिया से आखिर डर क्यों लगता है? क्या एसआईआर लागू होने से टीएमसी को अपना वोटर होने का डर सताने लगा है? क्या पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के बाहर होने से उन्हें बचाने की साजिश की जा रही है? ये वो तमाम सवाल हैं जो बताते हैं कि टीएमसी डर रही है। अब मैं आपको बताता हूं टीएमसी के विधायक ने कैसे धमकी दी और कोलकाता के मेयर जो टीएमसी के हैं उन्होंने कैसे टांगे तोड़ने की बात कही। दोनों को सुनिए। এসআইআর নিয়ে আমাদের যদিও অতটা মাথা ব্যথা নেই। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা জিনিস বলেছেন, তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন এবং তিনি একটা কথা বলেছেন, আমরাও বলছি, যারা প্রকৃত ভোটার তাদের যদি একটা নামও বাদ যায় তাহলে কিন্তু আমাদের বর্ধমান উত্তর বিধানসভা বর্ধমান 2 নম্বর ব্লকে আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা বিজেপিকে ধরে ধরে আগুন জ্বালিয়ে দেবো। আমরা কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্ত একটাই নিয়েছি। এটা কিন্তু আমরা কিন্তু পরিষ্কার বলতে চাই একটা কথা, যেটা হচ্ছে গিয়ে বিজেপি যেভাবে বাংলাকে কলুষিত করার চেষ্টা করছে এবং বাংলার যে এই 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 এসআইআর নিয়ে যেভাবে তারা বদনাম করার একটা চেষ্টা করছে, এসআইআর করে ভোটাধিকার তাদের কেড়ে নেবার চক্রান্ত করছে। আমি প্রত্যেককে বলবো যে আপনারা সজাগ থাকুন, সজাগ দৃষ্টি রাখুন। के नाम से जो कैंप हो रहा है, ये इलेक्शन कमीशन और इनके गांठ-साठ में अगर हो रहा है तो इसका खिलाफ हम लोग जाएंगे। और सीआईए जो कर रहा है बीजेपी और आपका इलेक्शन कमीशन, इसका जो गठबंधन बन रहा है, इसका सीए, इसका खिलाफ हम लोग करेंगे, दरकार होने से उनका पांव तोड़ दिया जाएगा। अब दर्शकों, इसको लेकर बंगाल में सियासी पारा भी चढ़ गया है। सुनिए जरा नेता क्या कह रहे हैं। एसआईआर के नाम पे कल भी
जो घटना घटा आप सबको पता है, और आज जो दिनाटा में हुआ वो भी आप सबको पता है। इनके लिए अगर कोई जिम्मेदार ठहराया जाता है तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, क्योंकि एसआईआर का घोषणा हुआ 2 दिन पहले परसों, और 48 घंटे के पहले 2 जान जा चुकी है। We are strongly opposed to it. It's only a way of committing fraud in the election and of cheating elections. We have seen that before. We've seen what they've done in Bihar and how they have implemented the SIR over there. अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, इधर भी हिंदू टारगेट पर लिए जा रहे हैं और उधर जम्मू कश्मीर में भी हिंदू बोलना अपराध हो गया है। सोचिए आप, विधानसभा के अंदर जैसे ही विधायक शगुन परिहार ने हिंदू कहा, शोर मचने लगा। सुनिए जरा। वो अल्फाज इनका कहने का मकसद गलत था सर। ये पूरा देश देख रहा है सर, ये वर्ड यूज नहीं हुए सर। आप रोकिए सर, आप रोकिए ऑनरेबल स्पीकर सर, ये गलत बातें कही जा रही हैं। वो अल्फाज इनका कहने का मकसद गलत था सर। सोचिए, एक विधायक ने विधानसभा में हिंदू क्या कह दिया, शोर मचने लगा, और यह शोर सवालों को जन्म देता है। दर्शकों, क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा में हिंदू बोलना अपराध है? क्योंकि हिंदू बोलते ही भारी बवाल हो गया। बवाल की शुरुआत बीजेपी विधायक शगुन परिहार के बयान से हुई। यही है शगुन परिहार, किश्तवाड़ से विधायक हैं शगुन परिहार, और उन्होंने आरोप लगाया कि किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू लोग हैं, इसलिए वहां की अनदेखी की जा रही है और कोई काम नहीं हो रहा है वहां पर। आखिर जहां हिंदू वहां काम क्यों नहीं, सवाल उन्होंने किया। बीजेपी विधायक के इस बयान पर विधानसभा में जबरदस्त बवाल हुआ। विपक्षी विधायक हिंदू शब्द सुनते ही सीटों पर खड़े हो गए, और इतना ही नहीं, पूरी जम्मू कश्मीर विधानसभा भारी शोर और हंगामे से गूंज उठी। यहां तक कि स्पीकर तक ने उन्हें कहा कि सदन की गरिमा आप बनाए रखें, कहा कि आप पहली बार विधायक बनी हैं, सदन की गरिमा का ख्याल रखें। लेकिन स्पीकर ने कहा कि संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करते समय संयम बरतें। अब मैं यह सवाल पूछता हूं कि हिंदुओं से भला किसी को कैसी आपत्ति है? हिंदुओं की समस्या उठाना भला संवेदनशील मुद्दा कैसे हो सकता है? सोचिए आप, क्या जम्मू कश्मीर विधानसभा में हिंदुओं की बात करना कोई अपराध है? जबकि आरोप है कि किश्तवाड़ में हिंदू होने की वजह से वहां भेदभाव हो रहा है, विकास कार्य ठीक ढंग से नहीं किए जा रहे। और शगुन परिहार ने क्या कहा है, सुनिए जरा। अगर चीफ मिनिस्टर साहब पूरी एमएलएज को एड्रेस करेंगे, सब लोगों से पूछेंगे, सब जगह के डेवलपमेंट के मसले हल होंगे, तो इस तरह की सिचुएशन असेंबली में कभी अराइज नहीं होगी। इस तरह की सिचुएशन तब आती है जब आपको सुना नहीं जाता, आपकी आवाज़ को दबाया जाता है। इनकी जो मिनिस्टर हैं एक, वो कहती हैं कि अब हम अपनी मर्जी करेंगे। आप मुझे बताइए, आज अगर जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें चुनकर असेंबली में भेजा है, क्या अपनी मनमानियों के लिए भेजा है या जनता के मसलों को हल करने के लिए भेजा है? मुझे समझ नहीं आती ये खुद परस्ती की राजनीति कब खत्म होगी और कब जम्मू कश्मीर की आवाम के मसलों का हल होगा। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ रहा हूं और आपको सीधे लेकर चल रहा हूं बिहार, जहां पर आज राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कर दिया है और उन्होंने विरोध के चक्कर में छठ महापर्व का अपमान कर दिया है, आस्था पर सवाल उठा दिए हैं। आपको तस्वीर दिखाता हूं मैं, ये आप देखिए। बिहार में तमाम बड़े नेताओं ने छठ महापर्व पर छठी मैया से आशीर्वाद लिया, पूजा की। उसमें नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार के साथ योगी आदित्यनाथ भी छठ महापर्व में शामिल हुए और उन्होंने भी छठी मैया से आशीर्वाद लिया। सिर्फ योगी आदित्यनाथ नहीं, चिराग पासवान को भी आपने देखा होगा। और पूरे बिहार में चुनाव से पहले छठी मैया का नेताओं ने आशीर्वाद लिया और सबकी तस्वीरें आपने देखी होंगी। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको दिखाऊं, यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छठ को लेकर बधाई दी थी और छठ को मन की बात में ग्लोबल बनाने का भी उन्होंने जिक्र किया था। लेकिन कैसे आज राहुल गांधी ने विरोध के चक्कर में अपमान कर दिया, आपको दिखाता हूं। आज राहुल पहुंचे हुए थे मुजफ्फरपुर में और उन्होंने रैली की। बिहार चुनाव में जबरदस्त रैली का दावा महागठबंधन ने किया, लेकिन वहां पर राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कर दिया। जी का और भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी का। अब दर्शकों, ये आप देखिए, इधर आरजेडी के जो फैंस हैं
वो तरह तरह के वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुनिए जरा ये वीडियो। अब राहुल गांधी ने कैसे सेल्फ गोल किया है और कैसे चुनावी पारा बिहार का बढ़ गया है, सुनिए जरा। आपको दिखाने के लिए मोदी जी कहते हैं मैं जाके यमुना में स्नान करूंगा, छठ पूजा का टाइम है। आपको दिखाने के लिए ड्रामा, मैंने पिछली मीटिंग में जो वीडियो बिहार में घमासान मचा है। एनडीए ने कारपेट बॉम्बिंग कर दी है। शाह, योगी, राजनाथ समेत तमाम दिग्गज बिहार पहुंच गए हैं, लेकिन आज पहली बार बिहार पहुंचे राहुल ने सेल्फ गोल कर दिया। मोदी जी कहते हैं मैं जाके यमुना में स्नान करूंगा, छठ पूजा का टाइम है। आपको दिखाने के लिए ड्रामा, मैंने पिछली मीटिंग में तो सवाल ये कि आखिर राहुल को छठ पर्व से चिढ़ क्यों? राहुल मोदी पर हमले के बहाने छठ पर हमला क्यों कर रहे हैं? राहुल छठ पर्व पर मोदी की आस्था को मजाक और कैमरे के लिए बता रहे हैं, जबकि वो खुद कैमरे पर आने के लिए पिछले दिनों जलेबी तल रहे थे। देखा दर्शकों, आप राहुल गांधी ने ड्रामा बताते बताते छठ पर्व को ड्रामा बता दिया। इसी को लेकर बिहार में नेता हमला बोल रहे हैं। आइए आपको बताता हूं। छठ महापर्व हाल ही में संपन्न हुआ है दर्शकों, और बिहार में महागठबंधन मुश्किल में आ गया है दर्शकों, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी आमने सामने हैं और दोनों के बीच 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी चल रही है, जिसका मतलब एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवारों को राहुल गांधी से उम्मीद थी, लेकिन आज पहली रैली में राहुल ने सेल्फ गोल कर दिया। राहुल गांधी ने छठ के प्रति मोदी की आस्था पर सवाल उठा दिए और राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी ड्रामा करते हैं, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो छठ पूजा पर भी ड्रामा कर रहे थे, छठ पूजा के लिए नाटक किया, उनके लिए पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएगा। दरअसल राहुल अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जिसमें खबर थी दिल्ली में वो छठ पूजा में शामिल होंगे। खबर थी कि उनके लिए आर्टिफिशियल छठ घाट बनाया गया है, जो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता खास तौर पर यमुना किनारे बनवा रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी से जुड़ी हुई ये तमाम खबरें गलत रही हैं दर्शकों। पीएम मोदी छठ घाट पर नहीं गए हैं, उन्होंने केवल बधाई दी थी और इसीलिए राहुल गांधी आज बोलते बोलते कैसे अपमान कर गए, सुनवाते हैं आपको। करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो, वोट के लिए वो कर देंगे। जो भी करवाने करवा दो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लेंगे। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना करते हैं। जो भी करवाना है करवा दो चुनाव से पहले, जो भी करवाना है चुनाव से पहले करवा दो। चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी नहीं दिखाई देंगे। अब दर्शकों, राहुल ने बयान दिया कि बिहार में सियासी भूचाल आ गया। एक एक करके नेता उन पर हमला बोलने लगे। सबसे पहले आए गिरिराज सिंह। राहुल किस जाति के हैं पता नहीं, उन्होंने आज तक अपना धर्म नहीं बताया है। छठ पर जो बोला वो सनातन का अपमान है। राहुल गांधी हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके बाद जवाब दिया धर्मेंद्र प्रधान ने। राहुल गांधी ने सारी हदें पार कर दी हैं। राहुल ने छठ मैया का अपमान किया है और बिहार की जनता राहुल गांधी को कभी माफ नहीं करेगी। सुधांशु त्रिवेदी ने भी राहुल के बयान को बिहार का अपमान बता दिया। राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं और बिहार के विरोधी हैं। राहुल छठ पूजा को ड्रामा बता रहे हैं। अब इसे लेकर सियासी पारा चढ़ गया है दर्शकों, और कैसे राहुल गांधी निशाने पर आ गए हैं आप सुनिए जरा। राहुल गांधी ने जिस ढंग से छठ पर्व पर उन्होंने कहा है
ये हिंदू सनातन पर पहाड़ है। राहुल गांधी, आप मेरे छठ पर्व को अपमानित करने का अगर काम करोगे तो ये सनातनी हिंदू आपको छोड़ेंगे नहीं, हम बदला लेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। छठ महापर्व का इतना बड़ा अपमान करवाकर आप बिहार की जनता की कितनी बेइज्जती अपने महागठबंधन से करवाना चाहते हैं। बिहार की जनता संकल्पबद्ध है, उसका पुरजोर जवाब पूरी ताकत के साथ मतदान में देकर इस अपमान का प्रतिकार अवश्य करेगी। छठ को भी उसमें से घसीटा है। उनको बिहार के बारे में, बिहार की संस्कृति के बारे में कोई लेना देना नहीं है। अपने सामंतवादी मनोवृत्ति का एक परिवारवादी लोगों की समूह ने अभद्रामी उन्होंने दिखाई है। एक चुने हुए प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार की भाषा में कहना ये अत्यंत निंदनीय, और इसको कितना भी कठोर शब्द में समालोचना करे वो कम होगा। अब दर्शकों, इधर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इधर बीजेपी की तरफ से भी कमान संभाली हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। इसके बाद दिखाइए इधर अगली तस्वीर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी चुनावी मैदान में आ गए और इसका सीधा मतलब यह है कि बिहार का सियासी पारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। योगी से लेकर राजनाथ सिंह मैदान में आ गए। सुनिए जरा नेता क्या कह रहे हैं। किसान भाई जानते हैं कि एक ही ब्रांड का बीज अगर 20 सालों तक खेत में रोपिएगा तो खेत जो है बंजर हो जाता है, फसल नहीं आती है। अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज रोपने का, ताकि फसल भी अच्छी हो और आने वाले नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते और सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती, मगर मैं लालू जी और सोनिया जी को कहना चाहता हूं कि बिहार में ना सीएम पद खाली है, दिल्ली में ना पीएम पद खाली है। कुर्सी छोड़िए और निश्चित तौर पे जो हमने संकल्प लिया वो हम पूरा करेंगे। हम सरकार बना के हम कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो चंद्रमा को ले आवेंगे पृथ्वी पर, है संभव? तो उसी वो लोग बोलते हैं होना कुछ नहीं है तो आए बाएं चकराएं, जो बोल दें उन लोग। दिक्कत तो यही है ना कि जब आपको सरकार में आना ही नहीं है, जब आपको अपने वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी ही नहीं है, उस बात का एहसास ही नहीं है, तो झूठ बोलने में क्या जाता है। अभी तो इन्होंने शुक्र कीजिए कि परिवार में एक सरकारी नौकरी बोली है। झूठ बोलने पर अगर ये लोग आ जाएं तो हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी बोल देंगे। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं और हर महिला को यह खबर देखनी चाहिए क्योंकि भारत की महिलाएं सशक्त बन रही हैं और आज उसका उदाहरण आपने देखा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राफेल की सवारी की, लेकिन पाकिस्तान में कैसे महिलाओं को आतंकी ब्रिगेड बनाया जा रहा है दिखाता हूं आपको। लेकिन सबसे पहली तस्वीर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, और यह तस्वीर हर भारतवासी को देखनी चाहिए। फुल फ्रेम दिखाइए, क्योंकि भारत की महिला राष्ट्रपति होने के नाते वो महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हैं और कैसे महिलाएं सशक्त भारत की रक्षा के लिए सरहद पर तैनात हैं, सीमा पर तैनात हैं और आसमान में गर्जना कर रही हैं। उसी का उदाहरण आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पेश किया। अब दर्शकों, मैं आपको दिखाता हूं आज भारत की बेटियां क्या कर रही हैं। सबसे पहले आप तस्वीर देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ये हैं शिवांगी और ये फाइटर पायलट हैं दर्शकों, यानी हमारे देश में बेटियां फाइटर पायलट बन रही हैं। लेकिन पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है? मसूद अब महिलाओं को आतंकी बना रहा है, उसकी बहन ट्रेनिंग दे रही है और ये फिदायीन यानी हाथ में गन लेकर बम बांध के बम धमाका करने की ट्रेनिंग ले रही हैं, मसूद बन रही हैं। और इसलिए आज सवाल खड़ा होता है दर्शकों, ये सब मानसिकता का खेल है। भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, बेटियों को सशक्त कर रहा है और आज जिसका उदाहरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पेश किया। आज सुबह अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से फाइटर प्लेन राफेल में उड़ान भरी और इस राफेल का ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल किया गया था दर्शकों। इसीलिए यह आतंकिस्तान के लिए एक बड़ा संदेश था।
राष्ट्रपति जिस राफेल में बैठी हुई थी उसे ग्रुप कैप्टन अमित गोहानी उड़ा रहे थे और राष्ट्रपति के राफेल के पीछे एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह यानी एपी सिंह ने दूसरे एयरक्राफ्ट से उन्हें एस्कॉर्ट किया। राष्ट्रपति मुर्मू भारतीय वायुसेना के 2 फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली पहली महिला राष्ट्रपति बन गई। 2023 में उन्होंने असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट में उड़ान भरी थी। दर्शकों, इस दौरान राष्ट्रपति की स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के साथ फोटो सामने आई है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तस्वीर को दिखाने का मकसद आपको पता है दर्शकों, पाकिस्तान का झूठ आज सामने आ गया है। वो सफेद झूठ था। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहा कि हमने फाइटर पायलट शिवांगी को पकड़ लिया है, लेकिन आज ये तस्वीर देखनी चाहिए पाकिस्तानी मीडिया को जो दुनिया में झूठ फैलाती है, जो झूठी रिपोर्ट दिखाती है और कहती है कि शिवांगी युद्ध बंदी है और उनका लड़ाकू विमान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की आर्मी ने सपने में मार गिराया। उसका सबूत आज देख ले पाकिस्तान। पीआईबी ने 10 मई को फैक्ट चेक किया था दर्शकों और पाकिस्तान के झूठे दावे को दुनिया के सामने लेकर आए थे। और आज शिवांगी राष्ट्रपति के साथ है। आपको बता दें, शिवांगी यूपी के बनारस की रहने वाली हैं। भारत में तो बेटियां पायलट बन रही हैं दर्शकों, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? मसूद अजहर महिलाओं को आतंकी बना रहा है। सोचिए आप, मसूद लेडी बेगम ब्रिगेड बना रहा है जो बम बांध के फट जाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर की मार के बाद मसूद को आतंकी नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में मसूद अजहर क्या करें? तो महिलाओं को भर्ती करने में जुट गया है और दावा यह कि पाकिस्तान में 200 से ज्यादा महिला आतंकी बनाई जा रही हैं। सुनिए जरा मसूद अजहर कैसे पाक महिलाओं को आतंकी बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसकी आवाज सुनिए आप। कि आज जमाअतुल मोमिनात की इफ्तिताही मजलिस हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दीन इस्लाम सिर्फ मर्दों के लिए नाजिल नहीं फरमाया, ये मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। जो मुसलमान बहन हमारी इस जमात की रुकन बनेगी, मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ मांगी है, अल्लाह ताला इसको रूए ज़मीन में मुसलमान औरतों की सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी जमात बनाए जो दुनिया में इस्लाम का रंग कायम कर दे। सुना आपने दर्शकों, अब आपको 2 तस्वीर दिखाता हूं मैं जो आतंकिस्तान के पिछड़ेपन और भिखारी होने का सबूत देती हैं। एक तरफ मसूद अजहर और उसकी आतंकी ब्रिगेड है, देख रहे हैं आप, यही है वो आतंकी ब्रिगेड। महिलाओं को ऐसी ब्रिगेड बनाया जा रहा है और ऐसा ट्रेन किया जा रहा है ताकि वो बम बांधकर मासूमों के सामने आकर फट जाएं। और दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर दिखाइए जरा, भारत की बेटी हैं शिवांगी, जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई, वो द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़ी हुई हैं। वो देश के करोड़ों लोगों की सुरक्षा के लिए इस जगह पर खड़ी हुई हैं और पाकिस्तान में फिदाइन बना जा रहा है और भारत की बेटियां सर उठा के आसमान में आपकी सुरक्षा में तैनात हैं। लेकिन आपको आगे एक और खबर दिखाने वाला हूं दर्शकों, जो पाकिस्तान से आई है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मरने मारने पर उतारू है। उसका सबूत मैं अब आपको देता हूं, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जमकर पाकिस्तान को ठोका और अब तालिबान ने भी कह दिया है कि हम पाकिस्तान को मारेंगे। तस्वीर आपको दिखाता हूं, इसका सबूत यह है दर्शकों, पाकिस्तान अफगानिस्तान की वार्ता विफल हो गई है। वार्ता होने वाली थी लेकिन यह वार्ता विफल हो गई है और अब खबर यह है कि तुर्की में बात नहीं बनी है। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाता हूं दर्शकों, ये आप देखिए, ये है मोहसिन नकवी। आपको याद होगा ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी, ये पाकिस्तान का गृह मंत्री है लेकिन अफगानिस्तान के नेताओं के साथ मिल रहा है, कह रहा है कि सीज फायर कर लो। जैसे भारत के साथ ये गिड़गिड़ाए थे, अब अफगानिस्तान के सामने भी हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाने लगा है। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, ये क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं, क्योंकि तालिबान यानी अफगानिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली है और कह दिया है कि पाकिस्तान को रेजा रेजा कर देंगे। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को मारने के लिए तालिबान ने फाइटर जेट भी तैयार कर लिए। हालांकि
पाकिस्तान को मारने के लिए तालिबानी लड़ाके जमीन पर हथियारों के साथ चहलकदमी कर रहे हैं, लेकिन इधर टीटीपी ने भी मोर्चा खोल दिया है। देख रहे हैं आप, टीटीपी के हमले में खबर है पाक के 6 सैनिक मारे गए। दिखाइए जरा कैसे टीटीपी ने हमला बोला। दुआई की जा सकती है, दबा तो इस वक्त कोई नहीं। पाकिस्तान तालिबान के सामने गिड़गिड़ा रहा है, सीज फायर की भीख मांग रहा है। तालिबान की धमकी से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। तालिबान ने चेतावनी दी है, पाकिस्तान ने इस बार गुस्ताखी की तो इस्लामाबाद तक मारेंगे। पाक रक्षा मंत्री भारत पर आरोप लगा रहे हैं, बोल रहे हैं तालिबान नहीं पर्दे के पीछे से हिंदुस्तान लड़ रहा है। भारत के साथ तो हमने एक जंग लड़ी है ना, अब वो दूसरी प्रॉक्सी जंग जो है ना वो अफगानियों के जरिए लड़ रहे हैं। और मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ कि अफगान जो हैं वो एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर टीटीपी बलूच लड़ाके हमला बोल रहे हैं। भारत के ऑपरेशन त्रिशूल से पाक की नींद उड़ गई है। ऐसे में पाकिस्तान तालिबान से जंग लड़ने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान को फिर हार का डर सता रहा है। अब दर्शकों, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं बचा तो पाकिस्तान कहने लगा कि ये तो भारत की वजह से तालिबान हमें मार रहा है। यानी तुर्की में पाक अफगानिस्तान के बीच समझौता नहीं हो पाए तो पक्का है। अब ईरान ने पाक तालिबान के बीच शांति की पहल कराने की बात कही है और ईरान की राजधानी तेहरान से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। ये देखिए आप, तमाम नेता बैठे हुए हैं जहां पाक के गृह मंत्री मोहसिन नकवी तालिबान से गुहार लगा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। मोहसिन नकवी ने अफगानी प्रतिनिधियों को दोस्ती का हवाला दिया और कहा कि ऐसे हमले ना करें। पाकिस्तान सीज फायर के लिए तालिबान के सामने गिड़गिड़ा रहा है। दर्शकों, पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत का नाम ले दिया। इस बीच ख्वाजा आसिफ ने कहा भारत चाहता है कि पाक जंग में फंसा रहे। तालिबान के चेहरे के पीछे हिंदुस्तान जंग लड़ रहा है। तालिबान ने अपनी लगाम दिल्ली के हवाले कर दी है। आप सोचिए, पाकिस्तान की सारी कोशिश जब नाकाम हो गई तो अब भारत की तरफ देख रहा है। अब कह रहा है कि हम दुआ ही कर सकते हैं, दवा तो कोई है ही नहीं। दरअसल पाकिस्तान को तालिबान से भी हार का डर सताने लगा है। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर में भारत की मार पाक अब तक भूल नहीं पाया है और पाक के 11 एयरबेस को भारतीय मिसाइलों ने ध्वस्त कर दिया था। अब पाकिस्तान को तालिबान से हार का डर सता रहा है। इतना ही नहीं, इसलिए पाकिस्तान तालिबान से सीज फायर की भीख मांगने लगा है। अब मैं आपको बताता हूं ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं और तालिबान के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। जो है ये रैप अप हुआ सारा मामला, लेकिन सालिसों के ऊपर भी ये चीज़ यहाँ हो गई है कि क्या नीयत है काबिल की, उनकी नीयत में जो फतूर है वो सबको मालूम हो गया। हमने पूरी खलूस के साथ जो है, सिंसेरिटी के साथ ये अटेम्प्ट किया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है दोनों अमन में रह सकें अच्छे हमसायों की तरह। लेकिन अगर वो अपनी बागडोर जो है, अपनी लगाम जो है उन्होंने दिल्ली के हवाले कर दी हुई है, दुआई की जा सकती है, दबा तो इस वक्त कोई नहीं। अफगानिस्तान पाकिस्तान शांति वार्ता फेल हो चुकी है। हम किसी के आगे नहीं झुके। अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो उसका जवाब ऐसा होगा जो पाकिस्तान और दूसरों के लिए सबक होगा। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान डर रहा है और डर का कारण है ये आप देखिए। पाक को जवाब देने के लिए अफगानिस्तान की फोर्सेस तैयार है। फुल फ्रेम दिखाइए कैसे फोर्सेस की तैयारी है। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों कैसे पश्तून फाइटर्स पाक सेना पर हमला कर रहे हैं। फुल फ्रेम दिखाइए, एक के बाद एक निशाना लगा रहे हैं ट्रक पर, सुनिए जरा।
आपको दिखाता हूं दर्शकों, दावा ये कि पाकिस्तान के 5 सैनिक मारे गए हैं और 15 लापता हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान युद्ध में पिट रहा है, इसलिए गिड़गिड़ा रहा है। अब मैं दर्शकों आपको बताने वाला हूं, यह आप देख रहे हैं, दावा यह किया जा रहा है टीटीपी की तरफ से कि पाकिस्तान के सैनिक पाकिस्तान की सेना छोड़कर टीटीपी के साथ आ रहे हैं। और ये दावा है, ये वही फोटोज हैं जो बताए जा रहे हैं पाकिस्तानी सैनिकों के हैं। लेकिन दर्शकों, क्या फिर से तालिबान पाकिस्तान में जंग तेज होने वाली है? आइए आपको बताता हूं। पाक अफगानिस्तान की वार्ता विफल होने के बाद तुर्की में दोनों देशों के बीच समझौता नहीं हो पाया है। दोनों देशों के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान ने शर्त रखी कि अगर टीटीपी ने हमले बढ़ाए तो हम अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर हमला करेंगे। वहीं अफगानिस्तान ने पाक की यही मांग को खारिज कर दिया है। कहा कि टीटीपी पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा है, अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान को टीटीपी से खुद निपटना होगा। अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बम गिराए तो फिर अफगानिस्तान इस्लामाबाद तक हमला करेगा, पाकिस्तान को चुनौती दे दी। वार्ता में अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के सामने एक शर्त रख दी, पाकिस्तान अपनी धरती से अमेरिकी ड्रोन के हवाले ना करे। पाकिस्तान की इसी मांग को बार बार जैसे अफगानिस्तान ने रखा तो पाकिस्तान ने मांग मानने से इनकार कर दिया। पाक ने कहा कि उसने एक देश के साथ समझौता किया है, अमेरिका आतंकियों के खिलाफ पाक भूमि का इस्तेमाल कर सकता है। दावा है कि अफगान पक्ष बातचीत के लिए अभी भी गंभीर है, लेकिन पाकिस्तान ने शर्तें डालकर वार्ता को विफल कर दिया है और अफगानिस्तान इसलिए तैयार है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच फिर से जंग शुरू हो सकती है। अब मैं दर्शकों आपको बताता हूं कैसे धमकी दी जा रही है, सुनिए जरा। जो बातें इस्तांबुल में चल रही थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान डेलीगेशन के बीच, वो बातें खराब हो चुकी हैं। 3 दिन के बाद कोई नतीजा सामने नहीं आया है और पाकिस्तान ये बोल के चला गया है कि हम काबुल को हिट करेंगे, हम अफगानिस्तान को हिट करेंगे, हम एयर स्ट्राइक करेंगे। इसके बाद अभी जस्ट अफगानिस्तान की सरकार की तरफ से ये न्यूज आई है कि अगर एक सिंगल पत्थर भी पाकिस्तान से फेंका गया तो यहां से ईंट का जवाब जो है वो पत्थर का जवाब ईंट से देंगे। अगर पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के ऊपर कोई भी हमला किया गया तो इस बार हम चुप नहीं रहेंगे, इस्लामाबाद को टारगेट करेंगे। दोस्तों, अब दर्शकों आपको बता दूं कैसे नूर वली ने पाकिस्तान को चेता दिया है, सुनिए जरा। मेहनत करी, कोशिश करी, दही पर नतीजा शो इंशाअल्लाह ताला दावत स्पिना जेंडा जे तहरीक तालिबान पाकिस्तान दे इंशाअल्लाह ताला मिश पर गरीब बंदे लगाई। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ा एनकाउंटर किया है, ड्रग तस्करों को भगा भगा के मारा है। और खबर आई है दर्शकों ब्राजील से, लेकिन कैसे एनकाउंटर किया है आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए, ब्राजील में ड्रग माफिया और पुलिस के बीच जो झड़प हुई है, ऐसा लगेगा कोई युद्ध हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, देखिए गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा शहर गूंज उठा और देखिए जरा कैसे गोलियां बरसाई जा रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं, इसके बाद खबर आई कि 80 लोग मारे गए। आप सोचिए, एक एनकाउंटर में 80 लोग मारे गए। लेकिन जानकारी है कि 50 तो इसमें तस्कर हैं, लेकिन इस भारी गोलीबारी में कई आम लोगों की भी जान चली गई है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, ये देख रहे हैं आप, यही है वो ड्रग तस्कर। ये पूरी दुनिया में ड्रग सप्लाई करने का काम करते हैं, इन्हें देख लीजिए।
यही हैं जो अलग अलग जगह पर ड्रग सप्लाई करते हैं और ब्राजील में पुलिस ने इनको पकड़ के बड़ी कार्रवाई की है। अब दर्शकों, सवाल यह कि इतना बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत एकाएक कैसे हुई और क्या ब्राजील में बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल चल रहा है? कैसे आज पूरा एक्शन हुआ, आइए जरा मैं आपको समझाता हूं। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में बड़ा एक्शन हुआ दर्शकों। पुलिस ने ड्रग संगठन रेड कमांड के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 2500 पुलिसकर्मियों ने ड्रग माफियाओं के ठिकाने पर छापा मारा। जैसे ही पुलिस की टीम एक्शन के लिए आगे बढ़ी, उसके बाद ड्रग माफियाओं ने गोलीबारी शुरू कर दी। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ ड्रग माफिया। पुलिस को रोकने के लिए ड्रग गैंग ने हाईटेक तरीका अपनाया। बताया जा रहा है गैंग ने सड़कों पर जलते हुए बैरिकेड्स लगा दिए और ड्रोन बम की मदद से पुलिस फोर्स पर बम गिरा दिए। कुछ इसी तरह जैसा हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि पुलिस टीम को ठिकाने पर आने से रोका जा सके। और पुलिस ने भी जोरदार तरीके से जवाब दिया दर्शकों। पुलिस की टीम हेलीकॉप्टर की मदद से ड्रग माफियाओं पर हमला करती है और दोनों तरफ से आधुनिक हथियारों का प्रयोग किया गया है। ऐसा लग रहा था जैसे राजधानी रियो डी जेनेरियो में जंग हो रही है और भिड़ंत में 80 लोगों की जान चली गई है, जिसमें तस्करों के साथ आम लोग भी शामिल हैं दर्शकों। और पुलिस के 4 अधिकारियों की मौत की खबर मिली है। रात भर चले ऑपरेशन में 100 से ज्यादा तस्कर गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। ड्रग माफियाओं पर अभी भी एक्शन जारी रहेगा। रियो डी जेनेरियो की सड़कें बंद कर दी गई हैं और जानकारी यह है कि नागरिकों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। ड्रग माफियाओं को पूरी तरह से खत्म करने का प्रण लिया गया है। लेकिन दर्शकों, कैसे एक्शन के बाद अब जेल भी भर गई है, आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये है जेल, जहां पर इतने ज्यादा ड्रग माफिया आ गए कि पूरी जेल भर गई। रेड कमांड ब्राजील का सबसे पुराना ड्रग गैंग है। इस ड्रग गैंग की स्थापना जेल के अंदर ही की गई थी। 1970 के दशक में सरकार ने वामपंथी नेताओं को जेल में डाल दिया। जेल में कुछ वामपंथी नेताओं ने कैदियों के साथ मिलकर संगठन बना लिया। धीरे धीरे संगठन जेल के बाहर अपराध करने लगा। दावा ये कि हत्या, ड्रग तस्करी जैसी वारदातों को यह अंजाम देते। रेड कमांड ड्रग गैंग का मुख्य गढ़ रियो डी जेनेरियो ही है और ये गैंग पड़ोसी देशों तक फैला हुआ है। आप सोचिए जरा, इस संगठन का कोई एक नेता नहीं है, ये संगठन पूरा काम करता है। इस इलाके में कमांडेंट का नाम बॉस होता है, जो हर इलाके में होता है और अपने इलाके के व्यापार पर वही पूरा कंट्रोल रखता है। ब्राजील पुलिस के अधिकारियों का दावा है कि पिछले कुछ दिनों से ड्रग गैंग के लोग आपस में भिड़ रहे थे और लगातार लोगों की हत्याएं कर रहे थे। इसीलिए पुलिस ने ऑपरेशन चलाया और ड्रग कार्टेल को खत्म कर दिया। रेड कमांड गैंग पर पुलिस ने हमला किया। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं मैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार सवाल उठाते हैं, भारत पर ट्रेड डील की तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चला, जिसमें अमेरिका और रूस दोनों को साधा गया है। आपको तस्वीर दिखाता हूं। सबसे पहले आज डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया पहुंचे तो किम जोंग ने क्रूज, दक्षिण कोरिया पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप तो उत्तर कोरिया ने कैसे नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने मिसाइल टेस्ट किया और डोनाल्ड ट्रंप को संदेश दे दिया। और यह तस्वीर आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन के दौरे पर पहुंचे, जापान में थे, जापान के बाद पहुंचे दक्षिण कोरिया और वहां पर कई नेताओं से मुलाकात की। डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया गया है। अब बताता हूं, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास कार्यों का जायजा भी ले रहे हैं और मैरीटाइम वीक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां पर अलग अलग तरह से कलाकृतियां बताई गई थी। उसकी तैयारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखी है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को आज संदेश दिया, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम को लेकर क्या खुलासा किया है। अमेरिका और भारत के बीच जल्द ट्रेड डील के साफ संकेत मिले हैं दर्शकों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने दक्षिण कोरिया में एपेक सीईओ समिट में इसका जिक्र किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने समिट में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि मैं भारत के साथ एक व्यापार समझौता कर रहा हूं। ट्रंप कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति मेरे मन में गहरा सम्मान और प्रेम है। हमारे बीच अच्छे संबंध हैं
और पीएम मोदी एक महान व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखने में सबसे अच्छे इंसान हैं, एक जबरदस्त इंसान हैं। और इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ का जिक्र किया, मुनीर का जिक्र किया और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर की भी बात कही। लेकिन ट्रंप के संबोधन का लब्बो-लुआब भारत से ट्रेड डील ही रहा। पिछले दिनों भारत ने भी दोनों देशों के बीच ट्रेड डील का जिक्र किया था, लेकिन भारत ने साफ कर दिया था कि समझौता भारत की टर्म एंड कंडीशन पर होगा। भारत के क्लियर स्टैंड के बाद ट्रंप प्रशासन के तेवर भी ढीले नजर आए हैं। दर्शकों, ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो का मीडिया में अब बकवास पूरी तरह उन्होंने बंद कर दी है। वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने भी धमकी वाली भाषा बंद कर दी है। पिछले 2 महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। जन्मदिन पर उन्होंने बधाई दी थी, गाजा समझौते को लेकर भी बात की थी और पिछले हफ्ते दिवाली पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी। लेकिन आज ट्रंप ने खुलासा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पीएम मोदी को फोन किया गया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, सुनिए। इंडिया एक व्यापार समझौता कर रहा हूं और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति मेरे मन में गहरा सम्मान और प्रेम है। हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिखने में सबसे अच्छे हैं, वो एक जबरदस्त इंसान हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और इधर भारत ने रूस को भी अपना साझेदार बना लिया है। रूस के साथ भी एक बड़ी डील की है और कैसे डोनाल्ड ट्रंप को संदेश दिया गया है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इसके लिए भारत ने पूरी तैयारी कर ली है और एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ है अमेरिका। लेकिन कैसे साधा जा रहा है, आइए समझते हैं। इसे मोदी की कामयाब डिप्लोमेसी कही जा सकती है दर्शकों, क्योंकि डिप्लोमेसी का ही तकाजा है कि ट्रंप जल्द ही ट्रेड डील पर बात कर रहे हैं। जबकि अब तक ट्रंप धमकी दे रहे थे, उनकी टीम बदजुबानी कर रही थी। दरअसल भारत ने अमेरिका को साफ संदेश देना शुरू कर दिया था और भारत ने साफ संकेत दिया था कि वो किसी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। भारत ने दो टूक कहा था कि ट्रेड डील की बात बराबरी पर ही होगी और इसके साथ ही भारत ने ट्रंप को साधना भी शुरू कर दिया था। खबर है कि भारत ने अमेरिका से तेल की खरीद को बढ़ा दिया है। दर्शकों, सूत्रों के मुताबिक अमेरिका से तेल की खरीद सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि भारत अमेरिका से करीब 7% आयात कर सकता है और रूस से 40% से ज्यादा आयात कर रहा है, जो अमेरिकी तुलना में कम है। यानी रूस से हम ज्यादा कर रहे हैं और अमेरिका से कम आयात कर रहे हैं। दरअसल भारत ने इस फैसले से 2 लक्ष्यों को साधा है। भारत अमेरिका से सस्ते में तेल खरीद रहा है, पहला तो ये, और रूस से ज्यादा तेल खरीदने की बड़ी वजह भी है दर्शकों। साथ ही रूस से तेल की खरीद में कोई कमी नहीं की गई है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं और एक तरफ व्लादिमीर पुतिन से दोस्ती में कोई समझौता नहीं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप को भी समझा दिया है कि डील दोनों के फायदे में है और फायदे का सौदा चलता रहेगा। एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। रूस एक बहुत रिलायबल सप्लायर है, लेकिन हमेशा की तरह हम चाहते हैं कि हमारे सोर्सेज डाइवर्सिफाई हों। किसी एक सोर्स पर 20 या 25 या 30% से ज्यादा निर्भरता ना हो, चाहे वो वेपन्स हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे केमिकल्स हो, जो भी है। ये जो हमारी पॉलिसी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये एक बहुत स्मार्ट पॉलिसी है। सुन लिया दर्शकों आपने। लेकिन भारत ने इधर अमेरिका को संदेश दिया दर्शकों और उधर रूस के साथ भी हम अपनी दोस्ती को बरकरार रखे हुए हैं। कैसे, आइए जरा आपको समझाते हैं। मोदी पुतिन की दोस्ती लगातार बनी हुई है। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ कार में थे, ये दुनिया ने देखा और अब रूस और भारत के बीच एक बहुत बड़ी डील हो गई है दर्शकों। और ये डील अमेरिका, यूरोप में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। डील क्या है दर्शकों, आपको बताता हूं। भारत की कंपनी है HAL और रूस की कंपनी है, ये मिलकर एयरबस बनाएंगे। एयरबस वो जिसमें आप सफर करते हैं, यानी जिस प्लेन में आप सफर करते हैं वो भारत और रूस की कंपनी मिलकर बनाएंगे। अभी 2 जगह पर प्लेन बनते हैं, पहले अमेरिका में बोइंग बनाती है और एयरबस यूरोप में बनते हैं। लेकिन भारत और रूस की साझा ये पूरी तकनीक है
जहां पर भारत और रूस मिलकर प्लेन बनाने की तैयारी में है। अगली तस्वीर दिखाइए, कैसे ये आप देखिए, फुल फ्रेम दिखाइए इसको। प्लेन बनाए जाते हैं, बड़ी फैक्ट्री है, अलग अलग तरह की तकनीक होती है, लेकिन भारत और रूस इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शक, जो डील हुई है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। एयरक्राफ्ट की डील हो गई है जिसमें पुतिन से दोस्ती है और डोनाल्ड ट्रंप को भी संदेश है। भारत और रशिया के बीच जो डील हुई है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। भारत की तरफ से अधिकारी हैं और रूस की तरफ से भी प्रतिनिधि हैं। लेकिन दर्शकों, ये डील कितनी खास है और ये प्लेन कैसा रहेगा, इसमें क्या खास रहने वाला है, आइए जरा आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसी मोदी पुतिन की जोड़ी ने कमाल कर दिया है। भारत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है दर्शकों, अब भारत में सिविल एयरक्राफ्ट बनेंगे। भारत ने रूस के साथ बड़ा समझौता किया है। भारत और रूस मिलकर SJ-100 एयरक्राफ्ट बनाएंगे, कुछ ऐसे ही। रूस के SJ-100 सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट भारत में बनेंगे दर्शकों। भारत की HAL और रूस की PJSC UAC के बीच यह बड़ा समझौता हुआ है। रूस की राजधानी मॉस्को में दोनों कंपनियों के बीच MOU साइन किया गया है। जानकारी दे दें, HAL अब तक ज्यादातर मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाते हैं, लेकिन अब सिविल एविएशन में भी वो एंट्री ले रही है। आपको बता दें, HAL करीब 40 साल बाद सिविल एविएशन में आ रहा है। इसके पहले 1961 से 1988 तक सिविल प्रोजेक्ट पर HAL ने काम किया था। वहीं PJSC UAC रूस की मिलिट्री और सिविल प्लेन दोनों बनाते हैं। इसके पास SJ-100 की पूरी टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस यानी अनुभव भी है। SJ-100 एयरक्राफ्ट छोटे रूट्स के लिए परफेक्ट है और इसके लिए पूरी तैयारी है। मतलब दोनों कंपनियां छोटे एयरक्राफ्ट बनाएंगी और इसमें 75 से 100 पैसेंजर्स यात्रा कर सकते हैं। 100 से 500 किलोमीटर के लिए इसे डिजाइन किया गया है दर्शकों। SJ-100 उड़ान स्कीम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे, क्योंकि उड़ान का मतलब उड़े देश का आम नागरिक। ये देश की स्कीम है और इसमें कम ईंधन खर्च होगा। भारत में निर्माण में भी खर्च कम आएगा और भारत के लिए इस तरह के एयरक्राफ्ट की सख्त जरूरत है, क्योंकि अगले 10 साल में 200 से ज्यादा जेट्स की जरूरत होगी और उड़ान स्कीम के तहत 100 से ज्यादा नए एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं। रोजगार की दृष्टि से भी ये बहुत बड़ा और अहम फैसला है। इससे भारत की इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो जाएगी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। अब एविएशन एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तौर पर यदि आप देखें तो वैश्विक संपर्क बनाने और बढ़ाने की दृष्टि से, रशिया के साथ बायलैटरल रिलेशंस को और बेहतर बनाने की दृष्टि से, आगे ले जाने की दृष्टि से, और यदि हम देखें तो एशिया में एक विमानन के, एविएशन के हब के रूप में अपने आप को स्थापित करने की दृष्टि से और अपने डोमेस्टिक मोर्चे पर अपनी अर्थव्यवस्था को और सशक्त बनाने की दृष्टि से भारत का ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। दर्शकों, देखा आपने, ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है कि भारत दोनों को, अमेरिका और रूस को साध रहा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने जिंदगी को लेकर कई अहम सूत्र दिए हैं दर्शकों। उनमें से एक हम आपको बताते हैं। जब तक हम अपने मन को शांत नहीं कर लेते, बाहरी दुनिया से शांति हासिल नहीं कर सकते। शांत मन अंदरूनी शक्ति और आत्मविश्वास को लाता है। इसलिए अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है एक छोटे से विवाद से मजबूत रिश्ते को खत्म ना होने दें। इसके लिए चाहे आपको माफी मांगनी पड़े या फिर माफ करना पड़े, माफी कोई कमजोरी नहीं, खुशी और रिश्तों की ताकत को बताता है और सबसे ज्यादा बढ़ाता है। यही संदेश है दर्शकों। इसी के साथ हम आपसे कहेंगे कि आप भी अपना बहुत ख्याल रखें। भारत की बात है में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH